हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली पायलट अर्निंग में स्वागत है। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का साइंस का सीरीज चल रहा है, उसमें भी आपका केमिस्ट्री चल रहा है अभी, जिसमें हम लोग क्लास 9th के 4 चैप्टर हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। क्लास 10th का आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और दूसरा एसिड बेस सॉल्ट। हम लोग 3rd चैप्टर धातु और अधातु के पार्ट 2 वीडियो में आज हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 वीडियो में धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में देख लिए थे। उसके रासायनिक गुणधर्म हम लोग शुरू किए थे, जिसमें कुछ बचा हुआ पार्ट था। हम लोगों ने कल देखा था कि धातु जब अभिक्रिया करती है वायु में तो क्या निर्माण करती है। तो कल ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि धातुएं जो हैं वो जल से कैसे अभिक्रिया करती है और जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। ठीक है, तो वो देखने से पहले थोड़ा सा हम कुछ कल का टॉपिक बच गया था। एक चीज याद रखिएगा कि जब धातु जो है, जब धातु ऐसे हम लोग धातु का सारा प्रॉपर्टी देख लिए थे। धातु का घनत्व जो है उच्च होता है। धातु का घनत्व जो है वो उच्च होता है, मतलब हाई डेंसिटी होता है। अपवाद में आपका आता है कैल्शियम। कैल्शियम का लो डेंसिटी होता है, याद रखिएगा। धातु का घनत्व उच्च होता है, लेकिन अपवाद में कैल्शियम है जिसका घनत्व निम्न होता है। और धातु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होते हैं और अधातु के अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 होते हैं। अब ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, मतलब धातु के यदि कोई मेटल्स है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो वो हमारा धातु होगा। कोई तत्व है जिसका अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 है वो धातु होगा। कोई तत्व है जिसके अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 है वो अधातु होगा। जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 है वो धातु और 5, 6, 7 है तो वो अधातु। ये आप याद रखिएगा, आगे आपका ये एप्लीकेशन यूज होगा, इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में रिकॉल कर दिए इसको। ये कल का ही टॉपिक था जो छूट गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए ध्यान से। ये चैप्टर का ही नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु, इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी बोलेगा आपको धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या रिएक्शन करता है, उसमें भी जल में भी आपको किस तरह का जल, जब धातु भाप से रिएक्शन करता है, किससे, भाप से, तो वो निर्माण करता है धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड, और इसके साथ साथ ये निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेकंड देख लेंगे। जब धातु, ये तो भाप के साथ हुआ, जब धातु जल के साथ, किस प्रकार का जल, यहाँ पे जल हम लोग लेंगे ठंडा या गर्म। कैसा लेंगे, ठंडा या गर्म। जब धातु ठंडे जल या गर्म जल से अभिक्रिया करती है तब क्या बनाता है, ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी निकालता है। आई बात समझ में। ये याद रखिएगा कि कब धातु ऑक्साइड, आपसे एग्जाम में पूछेगा धातु भाप से अभिक्रिया करके निर्माण करती है, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु सल्फोनेट। तो याद रखिएगा भाप जल, देखिए दोनों में तो जल है, लेकिन कैसा जल है, भाप और ये ठंडा गर्म। जब भाप से करेगा तो धातु ऑक्साइड, और ठंडा और गर्म से करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। कैसे, हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल में देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब आगे कुछ आपको रिएक्शन बताते हैं। जैसे एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये टपक सकता है। जितना इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात कर लेते हैं हम लोग पोटेशियम और सोडियम का। किसका बात कर लेते हैं, पोटेशियम और सोडियम का। पोटेशियम और सोडियम जो होता है ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। क्या करता है ये, ठंडे जल के साथ, ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करता है। कैसा अभिक्रिया करता है, एकदम फास्ट, क्विक, तेजी से अभिक्रिया करता है। और तेजी से अभिक्रिया करने के दरमियान क्या होता है कि इसमें से उष्मा निकलती है, और उष्मा निकलती है मतलब कैसा अभिक्रिया होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। कैसा अभिक्रिया होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा।
और जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ये जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि इसमें से जो उष्मा निकलती है तेजी से, वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त होती है। आई बात समझ में? तो देखिए, एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे पोटेशियम का, एक देखेंगे सोडियम का। तो जब पोटेशियम किससे रिएक्शन करेगा? जल से। किस प्रकार का जल है ये? ठंडा जल है। तो ठंडा जल से जब पोटेशियम अभिक्रिया करता है तो आप ही बताइए, ठंडा जल से क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो अभी हम बताए थे ठंडा या गर्म से करेगा तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है, KOH का निर्माण करेगा, साथ में हाइड्रोजन निकलेगा, प्लस साथ में यहाँ से हीट बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। अब देखिए बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 2K 2H2O 2KS, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ, जब हम ये पोटेशियम और सोडियम का भी चर्चा करें, पोटेशियम जब ठंडा जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और निकलता है उष्मा। यही उष्मा निकलने के कारण ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सोडियम के साथ। जब सोडियम को ठंडे जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये निर्माण करेगा कैसा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ठंडे और गर्म जल से ही हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और साथ में क्या निकलेगा? उष्मा। ये बैलेंस नहीं है, 2 सोडियम हो जाएगा, 2 वाटर और 2 NaOH। अब देखिए यहाँ पर जब सोडियम को किससे? ठंडे जल से, हमने ऊपर देखा ठंडे जल से जब ये अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो NaOH हाइड्रोजन और उष्मा, और यही उष्मा निकलने के कारण ये दोनों अभिक्रिया जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसमें बहुत तेजी से हाइड्रोजन जलने लगता है। हाइड्रोजन जलने का कारण ये है कि जो उष्मा निकलती है वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त होता है। तो हम लोग देख लिए पोटेशियम और सोडियम का जल के साथ अभिक्रिया। अब दूसरा तत्व पकड़ते हैं, सेकेंड तत्व पकड़ते हैं हम लोग कैल्शियम। किसको पकड़ते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है कि ठंडे जल के साथ स्लो अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ, ठंडे जल से धीमा अभिक्रिया करता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम किया था उस तरह से ये नहीं करता, बट करता है। कैसा करता है? धीमा अभिक्रिया करता है। धीमा अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? देखिए, कैल्शियम और ठंडा जल से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो बनाएगा ही, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें उष्माक्षेपी नहीं होता, इसमें उतना मात्रा में आपका हीट नहीं निकलता। 2H2O क्लियर हो गया। तो देखिए कैल्शियम जब ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 अभिक्रिया करके निकालेगा। अब पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम और सोडियम। कौन ठंडे जल के साथ धीमा अभिक्रिया करता है? तो कैल्शियम। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन गैस जो निकलता है ये कैल्शियम धातु के सतह पर चिपक जाता है। कैल्शियम जो धातु है उसके सतह पर चारों तरफ ये हाइड्रोजन चिपक जाता है इस अभिक्रिया में। याद रहेगा? चलिए आगे देखते हैं। क्या हुआ कि यहाँ चिपक गया कैल्शियम के ऊपर चारों तरफ, और कैल्शियम जल में होता है तैरने लगता है। कैल्शियम जल में तैरने लगता है। आई बात समझ में? थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड हम लोग देखेंगे कौन सा? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अभिक्रिया नहीं करती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन ठंडे जल से अभिक्रिया करती है या कौन नहीं करती है। ऑप्शन में रहेगा पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन कैल्शियम। इनमें से कौन ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम। करता तो है कैल्शियम लेकिन धीमा करता है, लेकिन करता तो है। तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, मैग्नीशियम नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम इसलिए अपने हाथ से लिखकर आपको समझा रहे हैं। चाहते तो एनसीईआरटी से पढ़ देते हैं लेकिन इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग अलग मेटल को हम तोड़कर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। तो फिर ये करता किससे है? मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है तो करता किससे है? तो याद रखिएगा ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठंडा जल के साथ नहीं करता है। कैसे करता है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कौन? मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। कौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है? यही
मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ करता है, और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है ये मैग्नीशियम प्लस ठंडा या गर्म ठंडा या गर्म जल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, वही हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस जलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जल कैसा है, गर्म जल है। पूछेगा इनमें से कौन गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, इनमें से कौन गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। मान लीजिए यही ऑप्शन है, आपको हम दे दिए तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम। कौन गर्म जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो गर्म जल के साथ कौन करेगा, मैग्नीशियम, क्योंकि ये सभी तो ठंडे जल के साथ करती है, ये सभी ठंडा जल के साथ करता है अभिक्रिया। मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और जैसे कैल्शियम जो था यहाँ पर क्या हुआ था कि हाइड्रोजन के चारों तरफ, कैल्शियम जो है इसके चारों तरफ हाइड्रोजन इसके सतह पर चिपक गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा कि जो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के चारों तरफ हाइड्रोजन चिपक जाएगा इसके सतह पर। आई बात समझ में। तो हम लोग 3 देख लिए, पहला देखें क्या, पोटेशियम और सोडियम, दूसरा देखें हम लोग कैल्शियम के बारे में, तीसरा देखें मैग्नीशियम के बारे में। अब हम लोग 4th देखेंगे, किसके बारे में, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये क्या करता है, ये ना तो ठंडा जल से अभिक्रिया करता है, ना ठंडा जल से और ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करता है, ना तो ये ठंडा जल से अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म जल से। कौन, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। तो ये करता किससे है, ये करता है भाप के साथ, भाप के साथ, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। अब आप ही बताइए, यहाँ पर हम खाली स्थान भर देते हैं। भाप के साथ अभिक्रिया करके डैश प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। सबसे स्टार्टिंग में बताए थे कि गर्म जल और ठंडा जल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, भाप के साथ करता है तो क्या देता है, भाप के साथ करेगा तो क्या देगा, धातु का ऑक्साइड। भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, धातु का ऑक्साइड। भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, धातु का ऑक्साइड। और ठंडे जल या गर्म जल के साथ करेगा तो धातु का हाइड्रोक्साइड। तो धातु का हाइड्रोक्साइड तो देख लिए, ठंडे जल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम जो था वो गर्म जल के साथ किया था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यहाँ पर क्या है, आयरन है और एल्युमिनियम है और जिंक है। तो ये जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है, भाप के साथ। तो जब भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा, भाप के साथ अगर कोई धातु अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, तीनों का एक एक रिएक्शन कर लेते हैं। एक एल्युमिनियम को लिए, किसके साथ किए, H2O के साथ। H2O कैसा है, भाप है। ये क्या करेगा, जब भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन देगा। बैलेंस नहीं है, 3 3 3 3 3 दूनी 6 और 2 एल्युमिनियम। तो देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक तीनों याद रखिएगा, ये ना तो ठंडा जल से करता है और ना ही गर्म जल से। किसके साथ करेगा, ये करेगा हमारा भाप के साथ। किसके साथ करेगा अभिक्रिया, ये हमारा भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। और भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा धातु का ऑक्साइड। अब धातु का ऑक्साइड देखिए, एल्युमिनियम भाप के साथ किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से हम लोग लोहा का ले लेते हैं। लोहा जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 प्लस H2। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बैलेंस नहीं है, 4 दूनी 8, 2 2 2 2 2 4। ठीक है, तो यहां भी देखिए जब लोहा किसके साथ किया, भाप के साथ अभिक्रिया, क्या बनाया, लोहा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दिया। इसी प्रकार हम बचा एक जिंक। जिंक जब भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। ये क्या है, भाप है। तो याद रखिएगा तीनों कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, भाप के साथ। पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन भाप के साथ अभिक्रिया करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सोडियम। क्या हो जाएगा, भाप के साथ कौन करेगा, भाप के साथ, तो भाप के साथ करेगा हमारा जिंक।
जिंक करता है, आयरन करता है और एल्युमिनियम करता है। ये तीनों जो है भाप के साथ करेगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसा सकता है। एक और हम लोग देख लेते हैं, 4 देख लिए ना, एक 5 में देख लेते हैं कॉपर। कॉपर जो है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो है, तांबा जो है, जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसी कारण से देखिएगा कि हम लोग जब बोलते हैं घर में कि तांबा का लोटा में या तांबा का जग में पानी रख के पानी पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा क्या है? लोहा, लोहा अभी देखें भाप के साथ अभिक्रिया किया, तो इसलिए लोहा वाले बर्तन में हम लोग नहीं पीते हैं। इसलिए देखिएगा जब गर्म जल का टैंक बनता है, तो गर्म जल का टैंक बनाने में किसका उपयोग होता है? कॉपर का। लोहा का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि वो अभिक्रिया कर जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी की ओर चलते हैं। जितना भी पॉइंट बताया धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, सारा आपको इसमें दे दिया गया है। यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, पूरा अच्छे से क्लियर करा दिए। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसा धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो एक चीज याद रखिएगा, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, सबको मालूम है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब ले लिया, जिंक, आयरन, ये सभी को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, तो क्या होगा? जब ये सभी को अभिक्रिया कराएगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्लोरीन है तो क्लोराइड लवण देगा, क्लोरीड है तो क्लोराइड लवण देगा। और H2SO4 इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? सल्फेट लवण देगा। कैसा देगा? सल्फेट लवण देगा। इसमें भी सबसे तेज मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया तेज होता है, और मैग्नीशियम के साथ तेज अभिक्रिया होने के कारण उसमें से गैस का निर्माण बहुत तेजी से होता है और ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। तो हम लोग एक एक करके अभिक्रिया देख लेते हैं। HCl के साथ H2SO4 के साथ क्या निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला देखते हैं हम लोग HCl के साथ, एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम किया किससे अभिक्रिया? HCl के साथ, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि HCl में क्लोरीन है तो क्लोराइड बनेगा। ठीक है। मान लीजिए और दूसरा ले लीजिए, जिंक ले लिए, जिंक किया HCl से अभिक्रिया तो जिंक क्लोराइड बनाएगा ना, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, बैलेंस देख लीजिएगा। उसी तरह कॉपर ले लीजिए, कॉपर HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आप लोग जल्दी से बताइए। कॉपर HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एक चीज याद रखिएगा, कॉपर HCl से भी अभिक्रिया नहीं करता। एग्जाम में फंसीएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं दे देगा और कॉपर HCl से देगा तो आप बना दीजिएगा CuCl2 + H2, हो गया कहानी गड़बड़। कॉपर HCl के साथ नहीं अभिक्रिया करता, ना ही जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया करता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। अब हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, H2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम H2SO4, यहाँ पे H2SO4 मतलब सल्फेट बनेगा लवण, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। लोहा ले लेते हैं, लोहा को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो सक्रियता श्रेणी है, जो हम लोग पढ़े हैं, सक्रियता श्रेणी का एक छोटा शॉर्ट वीडियो दे दिए हम ट्रिक के माध्यम से, कैसे उसको अवरोही क्रम में याद करना है। तो उसमें हाइड्रोजन से नीचे वाला जो तत्व है, जो हाइड्रोजन है उससे जितना भी नीचे वाला तत्व है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला तत्व अभिक्रियाशीलता श्रेणी में है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाला जो सक्रियता श्रेणी में है वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। जैसे हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है? कॉपर, चांदी, प्लेटिनम, सोना, ये सभी जो है आपका हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे थर्ड देखेंगे हम लोग, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एकदम इंपॉर्टेंट है ये नाइट्रिक अम्ल वाला, क्योंकि ये सबके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन होता है। जब धातु जो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। जब कोई धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस
नहीं बनाती है। याद रखिएगा, क्या कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। लेकिन अपवाद में आपका दो ऐसा है जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक है आपका मैग्नीशियम, दूसरा है आपका मैग्नीज। ये दोनों जो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और H2 गैस देता है। लेकिन बाकी कोई ऐसा तत्व नहीं है जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे दे। आई बात समझ में? तो कौन कौन है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज यही ऐसा दो धातु है जो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। बाकी कोई भी धातु तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। आई बात समझ में? क्यों नहीं देती है? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल उपचायक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? प्रबल उपचायक है जो हाइड्रोजन को क्या करता है ना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है ये क्या है मालूम है? ये एक प्रकार का प्रबल उपचायक है। क्या है? प्रबल उपचायक है। तो इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, वो तुरंत इस हाइड्रोजन गैस को जल बना देता है। तुरंत जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसको जल बना देता है। और जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड का रूप ले लेता है, जैसे N2O, NO, NO2, ये सब में अपचयित हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस नहीं विस्थापित होता, सीधे वो शीघ्र तुरंत बन जाता है क्या? जल, H2O। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस देता है। आई बात समझ में? तो तनु अम्ल के साथ तनु अम्ल के साथ तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता में के आधार पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु का अवरोही क्रम क्या है अवरोही क्रम? देखिए, जो पढ़ाते हैं उसको एनसीईआरटी पे साथ साथ लिखते चलिए। आप लोग लिखने से क्या होगा ना, जब दोबारा हम लोग एनसीईआरटी ऐसा तो नहीं है कि एक बार कंप्लीट करवा खत्म कर दिए। एनसीईआरटी आपका 2 से 3 बार चलते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता, और ये हमेशा कंटिन्यू चलेगा। ऐसे कोशिश है हमारा कि 2 से 3 बार आपको बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा जो आ रहा है उसके लिए 2-3 बार कंप्लीट करवा दें। तो हम जो ये सब फैक्ट लिखते हैं, इस तरह का देखिए जो फैक्ट लिखे हैं कि HNO3 के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो ये सभी आप एनसीईआरटी के ऊपर लिखिए या शॉर्ट टर्म में अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है? तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु का अवरोही क्रम क्या क्या है? याद रखिएगा, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। ये सबसे ज्यादा होता है अभिक्रियाशीलता में, रिएक्टिविटी सीरीज में। अब हम लोग देख लेते हैं एक्वारेजिया। देखिए आपका इसमें आ जाता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जिसे कहते हैं क्या, रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये 3:1 में होता है, मतलब HCl और HNO3 कितना रेशियो में होता है? HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में होता है। गैप नहीं दिया ना, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। HCl और HNO3 कितना का रेशियो में होता है? ये होता है 3:1। अब 3:1 में ये कॉन्क सांद्र होता है, दोनों जो है कॉन्क होता है। कैसा होता है? दोनों कॉन्क होता है, सांद्र होता है। याद रखिएगा, HCl का 3 और HNO3 का 1 रेशियो होता है। ये क्या होता है ना, ये अम्ल राजु कहा जाता है। इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। यह सोना को गला देता है। क्या करता है? सोना को गला देता है। जबकि दोनों में से किसी भी अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं है कि वो गोल्ड को या चांदी को गला दे। एक्वारेजिया ही इसे कहा जाता है। क्या कहता है? एक्वारेजिया। ठीक है, जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, इसका नाम ही है एक्वारेजिया। अगर मान लीजिए सिर्फ HCl में घोल देंगे सोना को तो वो नहीं गला पाएगा, HNO3 में अकेले घोल देंगे सोना को नहीं गला पाएगा। लेकिन ये दोनों का 3:1 कॉन्क रहेगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल रहेगा, तो उसमें ये क्या होगा? गल जाएगा। आई बात समझ में? क्या होगा? गल जाएगा। तो ये टॉपिक आपका एक्वारेजिया यहीं तक था। अब हम लोग चलते हैं 3.2.4 में, अन्य धातु लवण के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी धातु है वो ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? देखिए, जहां पर आपको एक्टिविटी में आपको दिख रहा होगा, इसी एक्टिविटी को हम पढ़ा दे रहे हैं, इस एक्टिविटी को आप जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो इसमें क्या किया, कॉपर का तार का टुकड़ा ले लिया। क्या लिया? आपको दिख रहा होगा, कॉपर का तार का टुकड़ा। ये तार का टुकड़ा दिख रहा है, ये कॉपर का तार का टुकड़ा है।
और एक आयरन का कील ले लिया, एक क्या लिया, ये आयरन का कील ले लिया इसमें, ए और बी, ठीक है, आयरन का कील ले लिया। अब एक परख नली में आयरन सल्फेट है, दूसरे परख नली में आपका कॉपर सल्फेट है। इसमें देखिए आयरन सल्फेट है, इसमें आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब क्या किया कि जो तार लिया और आयरन लिया, तो आयरन सल्फेट के विलियम वाले परख नली में कॉपर का तार का टुकड़ा, कॉपर का तार का टुकड़ा, और जो आपका कॉपर सल्फेट है उसमें लोहे का कील को क्या किए, डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दिए। कुछ समय को छोड़ने के बाद फिर हम क्या देखें कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन का जो रंग नीला रंग था वो हरा रंग हो गया। कॉपर सल्फेट का विलयन का जो नीला रंग था वो क्या हुआ, हरा हो गया। क्या हो गया, हरा रंग हो गया। और आयरन का कील पर भूरे रंग का कॉपर जमा हो गया, आयरन के कील पर भूरे रंग का कॉपर जमा हो गया। तो आप क्या सोचे कि यहाँ पर आयरन है और CuSO4 है, तो क्या हुआ कि इस लोहे के ऊपर, इस लोहे के ऊपर आयरन के ऊपर भूरे रंग का कॉपर जमा हो गया, ठीक है। और पहले जो ये जो परख नली था इसके विलयन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ, इसके विलयन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे ये मालूम चला कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तब ना ये आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा डालने पर कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, ठीक है। तो FeSO4 और Cu बना दिया। इसी प्रकार आप जिंक ले लीजिए, इसी प्रकार आप देखिए नहीं दिया है, जिंक ले लीजिए। तो जिंक को हम आयरन सल्फेट में घोले तो क्या होगा, जिंक जो है सॉरी जिंक जो है आपका आयरन सल्फेट को के विलयन से आयरन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, आयरन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का टुकड़ा डालेंगे तो सिल्वर को विस्थापित कर देगा। तो यही है आपका क्या, अन्य धातु लवण के साथ विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है, ठीक। अगला टॉपिक देखिए आपका है सक्रियता श्रेणी। ये सक्रियता श्रेणी का हम ट्रिक के माध्यम से वीडियो डाल चुके हैं। कैसे याद रखना, आपको एग्जाम में ये सजाने देगा या आपको पता कैसे करना है कि कौन किसको विस्थापित करेगा या नहीं करेगा, एग्जामिनर फंसा सकता है। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी का वीडियो हम दे चुके हैं, इस अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए। इसी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका ट्रिक का लिंक डाल देंगे, है ना। ऐसे हम इसका अभी जिक्र कर देते हैं कि कैसे याद रखना है आपको। देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगी, कौन सा कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, अल्टो जेन फरारी। कैटरीना का पोटेशियम हो गया, ने का सोडियम हो गया, ने कार का कैल्शियम हो गया, मांगी मैग्नीशियम, कौन सा मांगी, अल्टो, अल्टो हो गया, जेन का जिंक हो गया, फेरारी से आयरन हो गया Fe। फिर क्या होगा, फिर भी मतलब Pb, फिर भी हमें मतलब हमें हाइड्रोजन, फिर भी हमें क्यों मिली, क्यों से कॉपर, क्यों मिली मतलब मर्क्यूरी, मिली मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर और डी, सिल्वर और डी। तो सिल्वर का हो गया Ag और Au हो गया आपका और डी का सोना, ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है प्लेटिनम। तो ये आपका सक्रियता श्रेणी में रिएक्शन का ट्रिक, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे फंसा सकता है आपको एग्जामिनर, थोड़ा सा इसी के आधार पे हम एक आपको रिएक्शन करवा के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको सक्रियता श्रेणी में याद रखना चाहिए जिंक कहाँ है, आयरन के ऊपर है, मतलब जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन से। तो क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट और आयरन को अलग कर देगा, ठीक है। ये आपको एग्जामिनर पूछेगा। अगर हम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या ग्रुप में पूछे तो हम कैसे पूछेंगे, आप देखिए। हम आपसे पूछेंगे कि Cu कॉपर जो है आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या कहेंगे कि अच्छा कॉपर है, फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, CuSO4 बना देगा और आयरन को अलग कर देगा। यही बोलिएगा आप लोग, मैक्सिमम लोग तो यही बोलिएगा ना। बट ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है,
देखिए ध्यान से, कॉपर कहाँ है, पहले सक्रियता से, जब भी ऐसा रिएक्शन आए सक्रियता श्रेणी को याद कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन आपका ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो क्या कॉपर विस्थापित कर पाएगा आयरन को? ये तो कमजोर है, खुद नीचे है, तो आयरन को विस्थापित नहीं करेगा, ये इसके बीच बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त रहेगा, इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है आपका जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा? देखिए, अब देखिए कि एल्युमिनियम है कहाँ, एल्युमिनियम है आपका ऊपर, एल्युमिनियम कहाँ है? ऊपर, और जिंक कहाँ है? उसके नीचे, मतलब एल्युमिनियम इसको विस्थापित कर सकता है जब ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर ये बना देगा Al2SO4 और जिंक अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर इस तरह से ना देकर आपको ऐसे दे दे, क्या देगा? देगा जिंक प्लस MgSO4 गिव्स क्या बनाएगा? तो अब आप खुद सोचिए कहाँ कहाँ कौन सा तत्व है? जिंक कहाँ है? जिंक यहाँ है। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम कहाँ है? ऊपर है। तो क्या मैग्नीशियम को विस्थापित कर पाएगा? ये तो खुद मजबूत है, खुद अभिक्रियाशील ज्यादा है, तो क्या इसको विस्थापित कर पाएगा? तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको बोलते हैं याद रखने के लिए, ठीक है? इससे आपको रिएक्शन आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अधातु के रासायनिक गुणधर्म। अच्छा, धातु अधातु से कैसे अभिक्रिया करती है, इस एनसीईआरटी में लगता है इसको हटा दिया है, एक जो है नया वाला एनसीईआरटी में हटा दिया है, पुराने वाले एनसीईआरटी में है अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म, ऑक्सीजन के साथ अधातु कैसे अभिक्रिया करता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अधातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया चेक कर लेते हैं कैसे। टॉपिक का नाम है, बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, या होगा देख लीजिएगा, मेरे बुक में तो नहीं है। अधातु के रासायनिक गुणधर्म, अधातु का रासायनिक गुणधर्म, जैसे धातु का रासायनिक गुणधर्म था ना, उसी प्रकार अधातु का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। पहला हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ देखेंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अधातु क्या निर्माण करता है? तो याद रखिएगा पहला चीज कि जब कोई अधातु, सल्फर ले लिए, किसके साथ अभिक्रिया कराएं? ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा मालूम है? ये बनाएगा अम्लीय ऑक्साइड। तो आपसे पूछेगा कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का ऑक्साइड का निर्माण करता है? अम्लीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड, एकदम याद रखिए, कैसा ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। किस तरह का ये ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड। अब इसी में मान लीजिए आपका आ जाए कि ये जो SO2 है, CO2 है, NO2 है, तो SO2 को जब हम लोग अम्लीय ऑक्साइड के साथ मतलब अम्लीय ऑक्साइड को, ये SO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, तो इसको जब हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है अम्ल। क्या बनता है? अम्ल। याद रखिएगा, जब अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करती है? तो जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है, अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि अम्लीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है? तो अम्लीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है। ये लाइन एकदम याद रखिएगा। कैसे अम्ल का निर्माण करती है, चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग बोले SO2, SO2 क्या है? एक अम्लीय ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया कराया तो क्या बना? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बना? H2SO3 बन गया। अगला ले लीजिए, मान लीजिए SO3 जब H2O के साथ अभिक्रिया किया तो बना दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्लीय ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करती है तो अम्ल का निर्माण करती है, एकदम याद रखिए, ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। लेकिन कुछ अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उसे उदासीन ऑक्साइड बना देता है। कुछ अधातु कुछ अधातु कुछ अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके
उदासीन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? उदासीन ऑक्साइड बनाता है। उदासीन ऑक्साइड बनाता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? जल बनाया। क्या बनाया? जल बनाया। तो जल क्या है? ये उदासीन है। जल क्या है? उदासीन है। जब मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? 2NO, ये भी क्या है? उदासीन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बन रहा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो उदासीन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो वो हमारा कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अधातु का प्रकृति कैसा होता है? या तो अम्लीय या उदासीन। हम लोग जानते हैं ना अधातु की प्रकृति कैसी होती है? अधातु अम्लीय याद करते हैं, तो अम्लीय के साथ साथ याद कर लीजिए उदासीन प्रकृति का भी होती है। क्षारीय नहीं होता, क्षारीय में धातु आ जाता है। आई बात समझ में? और एक चीज याद रखिएगा, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, दूसरा था अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। अधातु जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है। याद रखिएगा, अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो यही था आपका अधातु से संबंधित कि अधातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा बनाएगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। और कुछ अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे हमने देख लिया H2O, NOCO। और अधातु जो है अम्लीय और उदासीन प्रकृति की होती है। दूसरा देखें कि अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जैसे धातु हाइड्रोजन गैस देता था तो अधातु हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक था। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोशिश यही कीजिएगा कि इसको लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ लेना और ये इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम हो सकता है ग्रुप में आज VC लेकर आप लोगों से पूछ भी सकते हैं सारा का रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों लोगों में शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट और ये यूट्यूब चैनल, ये दो को आप लोग फैमिली को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, ताकि कंपटीशन हो। और जो हम 16 सितंबर से आपका बैच ला रहे हैं बिहार SSC CGL के लिए, वो एकदम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बैच रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर लड़की लोग जो घर बैठ के तैयारी कर रही है, उनके लिए ये बैच तो एकदम रामबाण साबित होगा। लड़के लोग क्या है, भटकाव होता है लड़कों में, लड़कियों में भटकाव नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए जितना से ज्यादा मेंबर आप लोग इसमें बढ़ाने का, ताकि कंपटीशन और बढ़ सके। ठीक है, और एक छोटा सा वीडियो हम आपके लिए ला देंगे जिसमें धातु अधातु का भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म का डिफरेंस करवा दे, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉपर पकड़ा जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।